So, hello everyone. You are watching RPC classes. I am Rajan. So, हम पिछले जो वीडियो जहाँ पे हमने ख़त्म किया था आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए थे चैप्टर 1 में, जो कि बीपीएम एंड आईटी चैप्टर था ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम जिस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो है बीपीएम इम्प्लीमेंटेशन और उसके की फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ बीपीएम, what is BPA and the business benefits and the risk associated with it, what are the challenges we face or a company faces while implementing a BPA, value chain automation, what are the benefits of BPMS, business risk of failure of IT, what are the approaches to mapping system, that is a documentation is required for डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम्स। ओके, सो आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इन्हेंस करनी है अपने जब हम लोग आईटी पढ़ेंगे, चैप्टर 1 आईटी पढ़ेंगे। तो सिंस आप मेरे चैनल में जो लोग भी नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कभी नए वीडियो कोई डालूँ इससे रिलेटेड या कोई और वीडियो डालूँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, कहीं अगर आपको जो भी टॉपिक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ या जो पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूँगा वो अगर आपको समझ ना आए तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई और टॉपिक्स जो आपको मतलब पढ़ना है या जानना है तो उसको भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको आपके तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बीपीएम इम्प्लीमेंटेशन। एज वी नो दैट कि जो बिजनेस प्रोसेस होता है इट कवर्स different people of डिपार्टमेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ इरेज करता है या इशू को एलोकेट करता है, इशूज रिलेटिंग टू प्रोसेस ओनर्स, रिलेटिंग टू किन चीज़ों का, प्रोसेस ओनर्स कॉमा प्रोसेस मैनेजर्स एंड साथ ही साथ मेथड ऑफ मेजरिंग efficiency and effectiveness of a business process of an organization। ठीक है, तो क्या करता है वो, ये कवर करता है डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, साथ ही साथ ये रेस करता है, एलोकेट करता है इशूज रिलेटिंग टू द प्रोसेस ओनर्स, प्रोसेस मैनेजर्स एंड मेथड ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसमें वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक माइंडसेट टू इम्प्लीमेंट अ बीपीएम टेक्नोलॉजी विच कैन कंसीडर्ड और कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन बिकमिंग अ प्रोसेस सेंट्रिक। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा बनना चाहिए, प्रोसेस सेंट्रिक। सिंस प्रोसेस को पूरा करने में पीपल इन्वॉल्व होते हैं, सो हम उसको तो लोगों को, पीपल को अलग नहीं कर सकते हैं प्रोसेस से, तो हमको इसीलिए उसको बोला गया कि ये जो होगा वो प्रोसेस सेंट्रिक होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बात करें, जो अगर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेसफुल बीपीएम को इम्प्लीमेंट करना है तो देन सिर्फ उसको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा बल्कि उसको उस पर्टिकुलर बीपीएम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को अपने ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस स्ट्रेटजी का इंटरगल पार्ट बना लेना पड़ेगा। सो मेक इंटरगल पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी।
ये सब की पॉइंट्स है, ठीक है। तो मेक इंटरवल पार्ट ऑफ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। आप जब एक सक्सेसफुल बीपीएम को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसको सिर्फ एज अ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की तरह मत लो, उसको अपने स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक इंटरवल पार्ट बना लो कि हाँ इसको ऑब्जेक्टिव के तरह लेंगे और इसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये हमको बेस्ट आउटकम प्रोवाइड कर सके। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं हमको जो कंसिडर करने पड़ते हैं जब हम लोग बीपीएम को एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है स्कोप। स्कोप मतलब आप क्या सिंगल प्रोसेस के लिए ये बीपीएम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या सिंगल डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं या एक पूरे कंपनी के लिए कर रहे हैं। सो दिस इज द डिसीजंस विच इज बीइंग टेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो कंपनी को बताना पड़ता है कि आप जो बीपीएम इम्प्लीमेंट करेंगे, बीपीएम सिस्टम, वो किसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या एक प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, या पूरे कंपनी के लिए। दूसरा बोलता है कि आप जो गोल्स क्या क्या होगा आपका, आप क्या क्या, आपका गोल्स क्या क्या होगा। दूसरा फैक्टर है कि गोल्स क्या होगा। गोल्स मतलब क्या आप प्रोसेस को समझने के लिए बीपीएम का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्या आप उसको इम्प्रूव करने के लिए करने वाले हैं, क्या ऑटोमेट करने के लिए करने वाले हैं, या री इंजीनियरिंग या ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे चीज़ें को कंसीडर करना पड़ेगा कि हाँ मैं जो बीपीएम इम्प्लीमेंट करूँगा ये मेरा ये पर्टिकुलर जो मेरा गोल्स है, ठीक है, उसको मैं कंसिडर करूँगा। अब बात करें तीसरे नंबर की, जो होता है क्या मेथड यूज़ होगा, मेथड टू बी यूज्ड। क्या मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो मेथड क्या यूज़ होगा, कंपनी बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन बताएगा कि हम क्या मेथड लेंगे। क्या आप सिक्स सिग्मा यूज़ करोगे, क्या आप सिक्स सिग्मा यूज़ करोगे, क्या आप बीपीएम का लाइफ साइकिल को यूज़ करोगे, क्या आप टीक्यूएम यूज़ करोगे, या क्या आप कोई इनफॉर्मल मेथड यूज़ करोगे इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। चौथा बात करेंगे हम लोग, क्या आपका स्किल्स किस तरह का होना चाहिए बीपीएम को, जब आप किस टाइप के लोगों के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्या आप इसको कंसल्टेंट के लिए कर रहे हो, या क्या आप इसको ट्रेंड एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हो, क्या आप इसको फॉर्मल सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो, क्या आप इसको बेसिक एडुकेशन देने के लिए कर रहे हो, एक बेसिक एडुकेशन के तरह लेने के लिए कर रहे हो, या आप इसको एग्जिस्टिंग स्किल को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको किस तरह के आप किस तरह के स्किल्स के लिए कर रहे हो, क्या आप कंसल्टेंट्स के लिए कर रहे हो, या ट्रेन एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हो, या फॉर्मल सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो, या बेसिक एडुकेशन देने के लिए कर रहे हो, एग्जिस्टिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो। अब हम बात करें ई नंबर, टूल्स क्या क्या यूज़ करना है, टूल्स टू बी यूज। टूल्स क्या यूज़ करोगे, क्या आप वाइट बोर्ड यूज़ करोगे, क्या आप स्टिकी नोट यूज करोगे, क्या आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, या इधर से कंटिन्यू करते करते क्या आप मैपिंग यूज़ करोगे, या क्या आप कॉम्प्रहेंसिव बीपीएम यूज़ करोगे जिसमें ज़्यादा फीचर होंगे उसको यूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद बात करें क्या इन्वेस्टमेंट करोगे। इसका मतलब क्या आप ट्रेनिंग में पैसा खर्चा करना चाहते हो, कि टूल्स में, कि आप टाइम मैनेजमेंट में पैसा करना चाहते हो, आप किस में पैसा खर्चा करना चाहते हो। जी नंबर, आपका स्पॉन्सरशिप,
या बाय इन नीडेड। क्या आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे करोगे, क्या आप डिपार्टमेंट लेवल पे करोगे, क्या आप प्रोसेस ओनर लेवल पे करोगे इम्प्लीमेंट, या आप एम्प्लॉय लेवल पे करोगे। सो ये था पूरा की फैक्टर्स जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम लोग एक बीपीएम को इम्प्लीमेंट करने का सोचेंगे या हम लोग करने वाले होंगे। ठीक है, उसके पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग बीपीएम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो these are 7, I think 7, हाँ, these are the 7 factors which we need to consider it while we implement a BPA. So ये रहा आपका की फैक्टर्स। अब बात करेंगे हम हमारे दूसरे पॉइंट की, तो वो है नीड फॉर अ बीपीए, सॉरी बीपीएम, नीड फॉर अ बीपीएम। बीपीएम की क्या ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में। बीपीएम क्या करता है? पहला, बीपीएम एक क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग ऑफ द बिजनेस, और साथ ही साथ इन्हेंस करता है कैपेबिलिटी को, इसके फ्यूचर के, इन्हेंस इट्स फ्यूचर कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक बिजनेस को बीपीएम क्या करता है, हम लोग को बीपीएम क्यों जरूरत है? बीपीएम हम इसलिए हम लोग को चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकें, लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रख सकें विद इन एन इंडस्ट्री, और साथ ही साथ अपने फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा पाएँ। ठीक है, जो भी हमारे इश्यूज है उसको दूर कर पाए। साथ ही साथ दूसरा नंबर में बोला कि आपको शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा, ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके करंट प्रोसेसेस को भी इम्प्रूव, अब आपके साथ आपका करंट कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ आपके जो करंट कस्टमर सर्विसेज है उसको भी, उसमें भी वो इम्प्रूवमेंट लाके देगा। तीसरा में क्या बोला? ये आपके करंट या चाहे इम्प्रूव प्रोसेस है उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करेगा। इसका मतलब क्या है? ये आपका करंट और जो आपका इम्प्रूव प्रोसेस है उसको ये क्या करेगा? कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट लाते रहेगा उसमें। तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो ये क्या करेगा? आपके करंट या इम्प्रूव प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता रहेगा अगर उसमें कोई ज़रूरत होगा इम्प्रूवमेंट का। तो चौथे पॉइंट की बात करें तो ये आपको नॉलेज, किसी एक प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, एंड साथ ही साथ ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट नॉलेज और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करेगा। पांचवा, अगर अगर अपने बिजनेस को री इंजीनियर करते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को री इंजीनियर, मतलब आप अपने बिजनेस में अगर री इंजीनियरिंग लाते हैं रेडिकली, then it will provide a clear
फ्यूचर कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। तो क्या करेगा, अगर आप पांचवा में बोलता है कि वे अगर हमको क्यों ज़रूरत है, हम बीपीएम को यूज़ करके क्या करेंगे, अगर हम बिजनेस बीपीएम को यूज़ करके हम अपने बिजनेस में पूरा री इंजीनियरिंग करते हैं बिजनेस का री रेडिकली, तो हमको एक क्लियर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन बता देगा कि देखो तुम आगे चल के तो तुम्हारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उसका जो कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन होगा वो किस किस बेसिस पे होगा। ठीक है, उसके बाद छठवां पॉइंट की बात करें तो उसमें क्या बोला कि आपका जो कल्चरल बैरियर्स है, आपका जो कल्चरल बैरियर्स है जो कि प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन या क्रॉस फंक्शनल या हायरार्किकल वर्किंग, उसको एड्रेस करेगा। प्रिवेंट क्या है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल एंड हायरार्किकल छठवां नंबर पॉइंट में बोला कि अगर हमको बीपीएम इसलिए चाहिए कि वो हमको, ये बीपीएम क्या करता है, एड्रेस करता है, वो एड्रेस करता है कल्चरल बैरियर्स को जो प्रिवेंट करता है हमको अभी प्रेजेंट में क्रॉस फंक्शनल या हायरार्किकल वर्किंग से। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हमको ये बताता है कि ये जो बीपीएम है वो एड्रेस करता है कल्चरल बैरियर्स जो कि हम लोग को प्रिवेंट करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट करता है कि वो क्रॉस फंक्शनली या हायरार्किकल वर्किंग में वो एक साथ काम कर पाए, वर्किंग्स में वो लोग काम कर पाए, एक साथ मिलके काम कर पाए। तो इसको क्या करता है, वो एड्रेस करता है। और साथ ही साथ आखिरी में ये इंट्रोड्यूस करता है एक लीडरशिप रोल, एक लीडरशिप या एक मैनेजर के लिए रोल, और एम्पावर करता है स्टाफ्स को। तो ये क्या करता है, लीडरशिप को इंट्रोड्यूस करता है, मैनेजर के रोल को बताता है और स्टाफ को एम्पावर करता है कि ताकि वो लोग इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हर एक काम को कर पाएँ। और एक लीडरशिप को इंट्रोड्यूस इसलिए करता है कि एक लीडर अच्छे से सारे डिसीजंस को और अपने ग्रुप को या गिवन सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, उसको वो लोग वो बीपीएम की, अगर बीपीएम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा, तो उनको हेल्प करता है बीपीएम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है बीपीए और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं या रिस्क क्या क्या है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है बीपीए और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, रिस्क क्या क्या है। एक बीपीएम इज़ अ स्ट्रैटेजी जो कि यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने कोर इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ और स्ट्रीमलाइन कर पाएँ यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट द फंक्शंस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट देम। इसका मतलब ये हुआ कि आप, ये एक स्ट्रैटेजी होता है जो कि यूज़ किया जाता है कोर इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और साथ ही साथ ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और ऑटोमेट करके जितने भी फंक्शंस है जो कि उस पर्टिकुलर बीपीओ को पूरा करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बीपीए किसे कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज बेनिफिट्स and what its benefits and what are the risks associated with BPA. So the first benefit is that ये सेविंग ऑफ कॉस्ट, ये आपके कॉस्ट को सेव करने में मदद करता है। सिंस क्यों करता है, क्योंकि नाम बीपीए से का नाम ही है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, अगर नाम ही में है कि आप अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहे हो, तो आप जब एक बार अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दोगे तो वो क्या होगा, लेबर कॉस्ट और टाइम को बचाने में आपका हेल्प करेगा। तो भाई क्या करता है, ये दो चीज़ करता है। पहला क्या करता है, ये आपके टाइम को सेव करता है,
टाइम सेव करता है और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट को भी सेव करता है, क्योंकि ऑटोमेशन हो गया है। तो ऑटोमेशन हो गया है तो इन दोनों का तो मेरा काम भी जल्दी होगा और मेरा लेबर का कॉस्ट भी बचेगा। दूसरा बात क्या करें तो वो होता है कंपटीशन में आपको आगे रखता है, स्टेइंग अहेड इन द कंपटीशन, इन कंपटीशन कंपटीशन। एक बार आज के वर्ल्ड में, आज के जो इन्वायरमेंट है पर्टिकुलर, उसमें अगर हमको सरवाइव करना है तो हमको ऑटोमेशन करना अपने प्रोसेसेस का बहुत ही जरूर अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना बहुत ही ज़रूरी है। सो बिजनेस क्या करता है, अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के बाद उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि उसके पास एक स्टेज क्रिएट हो जाता है, ताकि वो क्या करता है, अपने आप को आगे रख सकता है कॉम्पिटिटर्स से इन द इवेंट ऑफ कंपटीशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो होता है हम लोग फास्ट, इससे क्या होता है, सर्विसेज फास्ट प्रोवाइड होते हैं कस्टमर को, ये फास्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स। एक बार जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन को यूज कर लेता है, देन व्हाट हैपन इज दैट कि वो जो पहले मैनुअली जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था कस्टमर्स को, वो क्या होता था, थोड़ा टाइम लेता था। लेकिन एक बार जब ऑटोमेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, कस्टमर्स को फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड हो, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये क्या करता है, रिडक्शन लाता है, रिडक्शन इन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर। अब बात करें चौथे पॉइंट की तो वो है ह्यूमन एरर को कम करना, रिड्यूस करना, रिडक्शन लाना। ह्यूमन एरर कब आता है, जब हम लोग को ह्यूमन पार्टिसिपेशन होता है किसी भी प्रोसेस में। सिंस ऑटोमेशन हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं उठता आपके ह्यूमन पार्टिसिपेशन का। सो जो कि ह्यूमन पार्टिसिपेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है ह्यूमन एरर का। तो ऑटोमेशन के बाद क्या होगा, ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। यही है आपकी बेनिफिट्स। अब बात करें रिस्क के बारे में तो पहला जो रिस्क होता है वो होता है रिस्क टू जॉब्स। इसका मतलब क्या होता है, जो भी इम्प्लॉयज पहले मैनुअली काम कर पाते थे, आफ्टर ऑटोमेशन क्या होता है, हर एक प्रोसेस होता है वो मैकेनाइज हो जाता है, जिसके कारण वो रिस्क क्रिएट करता है उन सारे मैनुअल इम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो रिस्क टू जॉब्स क्रिएट कर देता है। दूसरे रिस्क की बात करें तो वो क्या होता है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी पुअर प्रोसेसेस को अगर हम लोग ऑटोमेट करते हैं तो वो बेटर बिजनेस प्रैक्टिस में गेन प्रोवाइड नहीं करेगा। जो हम लोग सोच के रखे हैं कि हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग प्रोसेस ऑटोमेट किए हैं वो बहुत ही अच्छे वो बहुत बेस्ट प्रोसेसेस थे, इसेंशियल प्रोसेसेस थे। बट एक्चुअली क्या है कि वो एक्चुअली बाद में आपको पता चलता है कि अगर वो प्रोसेसेस पुअर प्रोसेसेस थे जो कि कोई भी गेन प्रोवाइड नहीं करेंगे आगे चल के, तो वो क्या होता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। उसके बाद बात करें अब चैलेंजेस क्या क्या होती हैं बीपीए में, तो चलिए बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या होते हैं बीपीए में। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, चैलेंज तो पहला जो है वो है कि जो नंबर ऑफ इंटरफेसेस हैं, जितने भी नंबर ऑफ इंटरफेसेस हैं जो कि कस्टमर के पास है विद द कस्टमर्स इज ग्रोइंग। इंटरफेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे फोन, फैक्स,
ईमेल या एसएमएस या टीडीएस। सो जब हम लोग बीपीए इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो पहला चैलेंज होता है वो क्या होता है कि कस्टमर्स के पास जो होता है उनके पास इंटरफेसेस बहुत होता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का जो भी ज़रिया होता है उनके पास बहुत होता है, जैसे फ़ोन, फैक्स, ईमेल, एसएमएस, पीडीएस एक्सेट्रा। ये सारे उनके इंटरफेसेस हैं, एग्जांपल्स हैं इंटरफेसेस की, जहाँ से वो लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि तो पहला चैलेंज क्रिएट करता है। दूसरे चैलेंज की बात करें तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है और जो प्राइस ऑप्शन होता है वो बहुत सारा अवेलेबल होता है, हैव इंक्रीज्ड ऑफ द बिजनेस। नॉर्मली बात करें दूसरे चैलेंज के बारे में तो बहुत ही साधारण सा चैलेंज है जो कि बीपी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा हर्डल डाल सकता है। वो है कि जितने भी आज आज जो जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं उसमें क्या है, बहुत सारा प्रोडक्ट, सर्विस और प्राइस का ऑप्शंस है एक कस्टमर के पास। वो चाहे तो कहीं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस या किसी भी डिफरेंट प्राइस पे वो अपने के प्राइस के ऑप्शन को वो चूज़ कर सकता है। सो ये सारी चीज़ों ने एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी है बिजनेस में, ठीक है, जो कि एक चैलेंज क्रिएट करता है जब हम बीपीए को इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो क्या होता है, सिंस जो बिजनेसेस होती हैं वो क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं मोर कस्टमाइज ऐप, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स, जो कि एक ग्रेट चैलेंज इसका मतलब चैलेंज नंबर 3 की बात करें कि आज जो बिजनेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो ग्रेट चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं बीपीए को इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है कि जो बजट्स हैं, बजट्स आर बीइंग कट का चौथे नंबर चैलेंज की बात करें तो उसमें बोला गया कि बजट्स आर बीइंग कट, मतलब जितना बजट बनाया गया था एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए या सर्विस के लिए, वो क्या हो रहा है, उसको बहुत ही कम कर दिया जा रहा है, जिसके कारण एक ग्रेट चैलेंज प्रोवाइड किया कर रहा है बीपी इम्प्लीमेंटेशन में। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है वैल्यू चेन ऑटोमेशन। बात करते हैं वैल्यू चेन ऑटोमेशन के बारे में। वैल्यू चेन ऑटोमेशन किसे कहते हैं? वैल्यू चेन ऑटोमेशन क्या है? एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। वैल्यू चेन ऑटोमेशन इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स और ख़त्म होता है टिल द सप्लाई ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है,
ये जो होता है इसमें ये इंक्लूड करता है, वैल्यू चेन ऑटोमेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू क्या क्या, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज है जो कि ये कवर करता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग से लेके सप्लाई तक। ठीक है, तो बात करें ये क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है, तो इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग एंड सप्लाई बाय which the business is able to provide greater value for the customer। ठीक है, by which the business will be able to provide greater value for the customers। It is also known as value chain analysis, where the analysis means all about analyzing the chain of activity and the processes by which the business can add continuous value and eliminate the redundant activities, okay, if the certain portion of value chain is automated। अगर हम वैल्यू चेन को ऑटोमेट करेंगे तो वो क्या करेगा, इट वुड बिकम मोर इफिशियंट, पहला फास्टर, accurate and more efficient। Done। So it is value chain automation। So आगे बढ़ें तो वैल्यू चेन ऑटोमेशन को वैल्यू चेन एनालिसिस भी बोला जाता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग द चेन ऑफ एक्टिविटीज़। हम एनालाइज करते हैं चेन ऑफ एक्टिविटीज़ को या प्रोसेसेस को जिसके द्वारा बिजनेस कंटिन्यूअस वैल्यू ऐड करता है और साथ ही साथ रिडंडेंट एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करता है। ये सब तभी होता है जब हम लोग किसी वैल्यू चेन के किसी एक पोर्शन को ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेशन के बाद क्या होता है, जो वैल्यू चेन जो होता है वो फास्टर हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है और मोर इफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें अगर इसके साथ अगर बात करें तो जो वैल्यू चेन होता है, ठीक है, जिसको आफ्टर ऑटोमेशन क्या होता है, वैल्यू चेन आफ्टर ऑटोमेशन क्या करता है,
क्या करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हेंस करता है। मतलब अगर हम लोग वैल्यू चेन को ऑटोमेट कर देते हैं तो देन इट रिजल्ट्स इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्हेंसमेंट। वो क्या करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है वैल्यू चेन ऑटोमेशन। अब हम बात करेंगे इसी में कि एक और इसमें की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है 6 बिजनेस फंक्शंस ऑफ द वैल्यू चेन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है। तो बात करें 6 बिजनेस फंक्शंस के बारे में जो कि वैल्यू चेन का होता है। तो जो फंक्शन में पहला जो होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है डिज़ाइन करना, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज और प्रोसेसेस। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन। चौथा जो होता है वो होता है मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड। पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और छठा जो होता है वो होता है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, जो कि एक वैल्यू चेन फॉलो करता है ये 6 फंक्शंस को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसका पॉइंट नहीं लिखा था अपने टॉपिक में, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं आपके साथ कवर किया। ठीक है, हम बात करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, ये एक सिस्टम होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 3 चीज़ें, कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। क्या चीज़ का, 2 चीज़ें, फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा। ठीक है, जो कि विच इज यूज्ड बाय द डिसीजन मेकर्स। नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये एक सिस्टम होता है। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। क्या चीज़ का, फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा, जो कि यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकर्स द्वारा। ये क्या करता है, ये एक सिस्टम होता है जो कि कलेक्ट करता है फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा को, उसको स्टोर करता है और साथ ही साथ प्रोसेस करके डिसीजन मेकर्स और प्रोसेस करता है, जो कि डिसीजन मेकर्स यूज़ करते हैं उस इंफॉर्मेशन को फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एक और एग्जाम डिफिनेशन ले तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है फॉर ट्रैकिंग अकाउंटिंग एक्टिविटी in conjunction with IT અને information technological resources, टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरे डिफिनेशन में क्या बोला, ये कंप्यूटर बेस्ड, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड मेथड फॉर ट्रैकिंग द अकाउंटिंग एक्टिविटी इन कंजंक्शन विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। ठीक है,
अकाउंटिंग एक्टिविटी इन कंजंक्शन विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर ड्रिवन मेथड होता है जिसमें वो लोग अकाउंटिंग एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे, इसका बेसिक फंक्शंस क्या होता है, जान लेते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेसिक फंक्शंस क्या होता है। इसका टोटल 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला होता है कलेक्ट एंड स्टोर करना डेटा को। दूसरा होता है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को। और तीसरा जो होता है वो होता है सेफ गार्ड करना ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को। तो चलिए बात कर लेते हैं तीनों बेसिक फंक्शंस के बारे में। बात कर लेते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ एआईएस के बारे में। टोटल 3 फंक्शंस होते हैं, कलेक्ट एंड स्टोर डेटा, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड सेफगार्ड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। कलेक्ट एंड स्टोर डेटा में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस को के जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। कैसे करता है, बाई कैप्चरिंग द ट्रांजैक्शन डेटा फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट से। वो क्या करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन डेटा को कैप्चर करता है और साथ ही साथ वो डेटा को पोस्ट कर देता है किसमें, जर्नल्स। वो क्या करता है, डेटा को पोस्ट करता है जर्नल से लेजर में। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट एक स्पेशल फॉर्म्स होता है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शन डेटा को कैप्चर करने में। जैसे ट्रांजैक्शन डेटा मतलब सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेस ऑर्डर एक्सेट्रा। कर लेते हैं अपने सेकंड फंक्शन के बारे में, जो कि है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ये ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है, इसमें इसके साथ साथ ये जो होता है, सिंस जर्नल हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को एक मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन देने में, जिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो मैनेजमेंट होता है वो अपना डिसीजन लेता है रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर फंक्शन की, जो कि है सेफगार्ड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट। अगर हम लोग प्रॉपर कंट्रोल लगाते हैं, प्रॉपर एडिक्वेट कंट्रोल्स अगर हम लोग, ठीक है, लगाते हैं तो क्या होगा, डेटा जितने भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और प्रोसेस करेंगे वो क्या होगा, एक्यूरेटली प्रोसेस होगा, रिकॉर्ड होगा और साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल एसेट को सेफगार्ड करेगा। ठीक है, ये ख़त्म हुआ हमारा बेसिक फंक्शंस ऑफ एआईएस। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्या बीपीएमएस के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बीपीएमएस की बात करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ बीपीएमएस। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, जब हम लोग बीपीएम यूज़ करते हैं तो जो रिपीटेटिव जो टास्क होता है ना, रिपीटेटिव जो टास्क होता है या जो वर्क्स होता है, ऑटोमेटेड। ठीक है, दूसरा बेनिफिट के बारे में बोले तो दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो वर्क होता है वो टाइमली फिनिश हो जाता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास जो फ्री टाइम होता है उसको प्रोडक्टिव काम में लगा दिया जाता है। मतलब सिंस वर्क इज completed in leisure time, the employees free time हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ का फ्री टाइम को, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के फ्री टाइम को हम लोग क्या करते हैं, can be used for
प्रोडक्टिव वर्क, दूसरे प्रोडक्टिव वर्क में उसके उसके टाइम को लगा दिया जाता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट जो है, या सॉरी तीसरा जो बेनिफिट है वो क्या है, सिंस जितना भी काम होता है, सिंस जो वर्क होता है, वर्क इज डन मोर फास्टर, तेजी से होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, तेजी से और मोर इफिशिएंटली होता है। वो क्या करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कमा देता है। इट लीड्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग, ठीक है। तो तीसरा बेनिफिट क्या हुआ कि सिंस जितना भी काम होता है वो बहुत जल्दी और मोर इफिशिएंटली हो जाता है, जिससे कि कारण क्या होता है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को में सेव करने में मदद करता है, ठीक है। अब चौथे बेनिफिट की बात करें तो क्या होता है, बीपीएमएस जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने आइसोलेशन में काम नहीं करता। बीपीएम डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन, ठीक है, वो आइसोलेशन में ये वर्क नहीं करता, लेकिन इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन with other existing applications of the business। तो वो क्या करता है, हमको हमको ये पता है कि जो इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि सिंस बीपीएम जो आइसोलेशन में अकेले के लिए काम नहीं करता, वो क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट होकर काम करता है विद द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ द बिजनेस। सो इसके साथ साथ आखिरी जो बेनिफिट है वो है कि बात करते हैं पॉइंट नंबर बेनिफिट नंबर 5 की। तो बेनिफिट नंबर 5 में ये बोला कि ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो बीपीएम सिस्टम होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है एंड बेटर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, और हेल्प करता है बेटर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स के साथ। तो नंबर 5 वाला बेनिफिट ये है कि आप बीपीएमएस यूज़ करके अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो और लॉज एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड के साथ बेटर कंप्लायंस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ आईटी। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है बिजनेस रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ आईटी, या उसको बोला जाता है व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बीपीएमएस। तो पहला रीजन है जिसके कारण बीपीएमएस फेल होता है वो है सुपरफिशियल या डिफिशिएंट डी इफिशिएंट एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट। तो पहला फेलियर का रीज़न होता है बीपीएमएस में, वो होता है सुपरफिशियल और डी इफिशिएंट एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट। मतलब आप जिस एग्जीक्यूटिव्स को लेकर आप बीपीएमएस को प्रोसेस कर रहे हो वो मे बी डी इफिशिएंट है, मतलब वो उतना इफिशिएंटली वो काम को नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपका फेलियर हो जा रहा है, आपका जो बीपीएमएस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेल हो जा रहा है। दूसरा, डी इफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया रिगार्डिंग बीपीएमएस वो उतना इफिशिएंट नहीं है, ठीक है, उसका वो एक रीज़न हो सकता है फॉर द फेलियर ऑफ बीपीएमएस सिस्टम। ब्रेक डाउन इन गैप एनालिसिस,
आप गैप एनालिसिस में, आप जब गैप एनालिसिस कर रहे हैं तब आपका जो आप जिस तरीके से आप गैप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें आपकी कमियां हो, तो वो आपका रीजन हो सकता है फॉर द फेलियर ऑफ बीपीएमएस। नॉट फ्लेक्सिबल इनफ, और टू कॉम्प्लिकेटेड। टू बी कस्टमाइज। इसका मतलब क्या कि आप जो बीपीएमएस आप इंप्लीमेंट, आप जो जिस बीपीएमएस सिस्टम को यूज़ करने जा रहे हो सकता है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, या बहुत ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है जब उसको कस्टमाइजेशन के लिए भेजा गया हो। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। पांचवा, फेलियर टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर बिजनेस। क्या जो पांचवा रीज़न है वो है आपका कि जो बीपीएमएस सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है कि वो फ्यूचर बिजनेस नीड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। छठवा, नंबर सिक्स, इनएडिक्वेट असेसमेंट 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 ऑफ द असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर चेंज मैनेजमेंट। इसका मतलब आपने आपका जो बीपीएमएस सिस्टम है वो इसलिए फेल, एक दूसरा रीज़न है फेलियर, एक छठवा रीज़न फेलियर का वो है कि आपका जो असेसमेंट है रिगार्डिंग द चेंज मैनेजमेंट, नीड फॉर चेंज मैनेजमेंट, वो इनएडिक्वेट है। ठीक है, आप एडिक्वेटली ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपका जो आपको ये ज़रूरत है मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट के लिए कि नहीं है, तो आपका वो सिस्टम नहीं बता पा रहे हैं। दैट मे बी द फेलियर और रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ बी। बात करें रीज़न नंबर 7 की, तो रीज़न नंबर 7 है कि आपको जब रिसोर्सेस चाहिए थे, ठीक है, उस समय आपको वो रिसोर्सेस नहीं मिले। रिसोर्सेस नॉट अवेलेबल व्हेन डिज़ायरेबल, जब आपने रिसोर्सेस मांगा वो अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। आठवां नंबर रीज़न है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप जितना जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो फेल हो जाता है बिजनेस नीड को पूरा करने में। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है आपके बीपीएमएस को फेलियर में, आपके बीपीएमएस के फेलियर में। और आखिरी पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजिकल ठीक है, ये हो गया आपका पूरा व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बीपीएमएस। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ये मे भी आ सकता है नवंबर 2020 एग्ज़ाम में, जो कि है अप्रोचेस टू मैपिंग सिस्टम, या व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंटेनिंग अ डॉक्यूमेंटेशन, और क्यों डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टू इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अप्रोचेस टू मैपिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक है ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं, जो कि है कि हम लोग को पता है जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सिस्टम्स को बनाते तो नहीं है, लेकिन उनको ये
सिंस वो लोग नहीं बनाते, लेकिन उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे समझ सकते हैं इसको? बाई फॉलोइंग द डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डिस्क्राइब करता है कि ये क्या किस तरीके से प्रोसेसिंग हुआ है, ठीक है, विद इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या एक्टिविटीज़ फॉलो किए गए हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को के बारे में अगर हमको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमको डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस और व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहला रीज़न है कि ये डिपिक्ट करता है, डिपिक्टिंग कि सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है। ये बताता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। सिंस हम लोग ये जो भी टॉपिक, ये जो जितने भी पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें, डिपिक्टिंग हाउ द सिस्टम वर्क्स में, तो हमको ये पता है कि ये सब जितने भी होते हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं। और जब सिंस ये कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना भी प्रोसेसिंग होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है और इनविजिबल होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम लोग को एक डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत पड़ता है, जिससे द्वारा हम जो कि एम्प्लॉयज़ को मदद करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एक सिस्टम कैसे काम करता है, और असिस्ट कर पाएँ अकाउंटेंट्स को ताकि वो लोग डिसीजन कंट्रोल ले सकें, ठीक है, रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ट्रेनिंग यूजर्स, दूसरा रीज़न क्या है डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, वो है ट्रेनिंग यूजर्स। करें पॉइंट नंबर 2 की, जो कि जिसके लिए मतलब द रीज़न की जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, वो है ट्रेनिंग यूज़र्स। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड करता है यूज़र मैनुअल्स, ठीक है, गाइड्स और सिमिलर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि हेल्प करता है लोगों को ताकि वो जान पाएँ कि सिस्टम कैसे, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। ये डॉक्यूमेंटेशन और हेल्प दूसरे तरीके से भी हेल्प करता है टू ट्रेन द यूज़र्स, ठीक है, ताकि वो ऑपरेट कर पाएँ इंफॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर्स को या सॉफ्टवेयर्स को, और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और अपने जॉब को बेटर परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वो होता है डिज़ाइनिंग अ न्यू सिस्टम, डिज़ाइनिंग न्यू सिस्टम्स। तीसरा रीज़न होता है डॉक्यूमेंटेशन का, वो है डिज़ाइनिंग न्यू सिस्टम्स। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सिस्टम डिज़ाइनर को मदद करता है ताकि वो लोग न्यू सिस्टम्स को बना पाएँ इन मच सेम वे, जैसे कि वो लोग जैसे ब्लूप्रिंट को यूज़ करके, इन द सेम वे जैसे जो ब्लूप्रिंट हेल्प करता है आर्किटेक्चर्स को बिल्डिंग डिज़ाइन करने में, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर डिजाइनिंग न्यू सिस्टम्स। अब चौथे नंबर रीजन की बात करें इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, वो है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग सिस्टम्स, कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो बात करें पॉइंट नंबर 4 और रीजन नंबर 4 जिसके फॉर विच डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड, वो है कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। थ्रू सच डेवलपमेंट हम लोग जितना भी डॉक्यूमेंट जो भी डॉक तो बात करें पॉइंट नंबर 4 या रीजन नंबर 4 की, जो है कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हम लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करके डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क को हम लोग मोर सिस्टमेटिकली कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम उसको उसके कॉस्ट ऑफ द बिजनेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। बात करें पांचवा नंबर रीज़न की जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो है स्टैंडर्डाइजिंग स्टैंडर्डाइजिंग कम्युनिकेशन विथ अदर्स। पॉइंट नंबर 5 की, स्टैंडर्डाइजिंग
कम्युनिकेशन विथ अदर्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो डिफरेंट यूजर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, कैन यूज डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। और अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसको यूज़ करेंगे तो जो कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द यूजर्स वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 या रीज़न नंबर 6 की जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाता है वो है ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक सिस्टम का ऑडिट किया जाता है तो जो ऑडिटर होता है उस ऑडिटर जो होता है ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, तो उसको जानना जरूरी होता है कि कैसे सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। साथ ही साथ ही कैन better understand the working of the system by following the documentation which have been prepared by the organization। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, अगर उसको समझना है अच्छी तरीके से कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, रेफर करेगा जो डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि प्रिपेयर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसको वो रेफर करके चेक करेगा कि कैसे क्या क्या पूरा डिटेल लेगा कि कैसे ये काम करता है, सिस्टम ऑपरेट करता है। ठीक है। उसके साथ जैसे ही ऑडिटर जो उस सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा उससे उसको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या कंट्रोल्स है, उसके क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या क्या कम्प्लेक्सिटीज अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, तो वो सारी जानकारियाँ ऑडिटर को उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू में मिल जाएगी। अब बात करें सातवें और आखिरी पॉइंट की, रीज़न की, वो है डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस प्रोसेसेस। सो बात करें आखिरी रीजन की, वो है डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस। 1 मिनट और ही दिना हो गई केकर फोन नहीं किया, हमार फोन हमारा में रिकॉर्ड दी छोड़ दिए हैं। अब बात करें पॉइंट नंबर 7 की, जो है डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको बिजनेस प्रोसेस को समझ लेंगे तो वो हम लोग को हेल्प करेगा ताकि हम लोग सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और साथ ही साथ अच्छे तरीके का डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मैनेजर्स को मदद करता है टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ देयर बिजनेस ऑपरेट, व्हाट कंट्रोल्स आर इन्वॉल्व, and what are the critical organizational activities which are missing, and how to improve core business activities। ठीक है। तो ये सारा 7 रीजंस था जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। होप करता हूँ आपको आज का पूरा वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उससे आपको मैं सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है। होप करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उस बेल आइकन को दबा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए। बाय। थैंक यू।